देखो, पहला सवाल है कि गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको दिया गया है? शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, जे पावेल या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है शक्तिकांत दास को। किसको दिया गया है अवार्ड? शक्तिकांत दास। और जो शक्तिकांत दास हैं वो गवर्नर है कहाँ के? आरबीआई के। तो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास को मिला है। और जो शक्तिकांत दास हैं वो आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? तो ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? अवार्ड का नाम है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। अच्छा, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। तो उनका नाम है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। एक सवाल और याद रखना आपको, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड तो मिला है शक्तिकांत दास को। इनसे पहले आरबीआई के गवर्नर थे, जो पहले रहे थे, उनका नाम था रघुराम राजन। तो रघुराम राजन को भी ये सम्मान मिल चुका है गवर्नर ऑफ द ईयर का। तो अगर हम कहें तो शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के ऐसे दूसरे गवर्नर हैं जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इनसे पहले गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? रघुराम राजन को, और वो भी आरबीआई के गवर्नर थे। तो एक सवाल याद ये रखें। दूसरा मैंने बोला था देश के वो प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे, तो मनमोहन सिंह। ऐसे फैक्टों के सवाल एग्जाम में पूछ लेता। चलो अगला सवाल है, कह रहा है कि किस भारतीय नेता को 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है? फिजी का सर्वोच्च सम्मान, कल बताया था सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। और ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये किसको दिया गया भैया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है जिसका नाम है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए फिजी की। फिजी जो एक देश है ना, उसकी राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी है शुबा। फिजी की राजधानी क्या है? शुबा। फिजी की मुद्रा क्या है? तो फिजी में मुद्रा चलती है डॉलर। क्या चलती है? डॉलर। फिजी की करेंसी क्या है? डॉलर है। फिजी में डॉलर चलता है। और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? फिजी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कैंपेनियन या कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। और ये सम्मान किसे मिला है? ये सम्मान किसको मिला है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान, नाम है उसका कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी।
ये मिला है। और सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया था? बोलो। तो वो दिया गया था द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, सवाल नंबर 3। ये कह रहे हैं एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जिन्होंने मार्च 2023 में वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाकर इतिहास रचा? ऑप्शन है रश्मि पटेल, अनुपमा, मनीषा पासवान और एक लिखा हुआ है सुरेखा यादव। ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं। इसका मतलब ये कहें कि एशिया की पहली महिला जिन्होंने ट्रेन चलाई थी। भाई लोको पायलट का काम क्या होता है? ट्रेन का संचालन करना, ठीक है। तो पहली महिला एशिया की जिन्होंने ट्रेन चलाई, उनका नाम सुरेखा यादव, ठीक है। उनका नाम सुरेखा यादव। जब वो चूंकि एशिया की पहली है तो भारत की भी कैसी होंगी? तो भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताओ। तो ऐसे सवाल एग्जाम में मालूम कर लेगा आपसे। देखिए हेडिंग बना सकते हैं आप। हेडिंग हो जाएगा सुरेखा यादव। ये नाम चर्चाओं में रहा था, पहले भी चर्चाओं में चला था, फिर बाद में भी ये चर्चाओं में आ गया। सुरेखा यादव किस राज्य की हैं? रहने वाली कहाँ की हैं? तो महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की हैं वो। देखिए ये है कौन? तो ये एशिया की प्रथम महिला लोको पायलट हैं। ये एशिया की प्रथम महिला लोको पायलट हैं। अभी ये नाम चर्चाओं में रहा इनका। क्यों चर्चाओं में रहा? कि एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने वंदे भारत को भी चलाया है। तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसको चलाने वाली पहली महिला का नाम बताओ। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला ड्राइवर, पहली महिला लोको पायलट भी यही बनी है, ठीक है। तो एक इनके नाम ये रिकॉर्ड बना है, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट। पहली महिला लोको पायलट तो भी नाम क्या आएगा? सुरेखा यादव। और महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है सोलापुर। सोलापुर से मुंबई तक लगभग 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक इन्होंने वंदे भारत को चलाया है। तो कहाँ से कहाँ तक इन्होंने वंदे भारत को चलाया है? तो इन्होंने वंदे भारत को चलाया बेटा सोलापुर से, सोलापुर से मुंबई तक। सोलापुर से कहाँ तक? मुंबई तक। तो यहाँ से कई सारे सवाल बन जाएंगे सुरेखा यादव को लेकर। सुरेखा यादव किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। सुरेखा यादव जो है वो एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम सुरेखा यादव। और वंदे भारत एक्सप्रेस भी इन्होंने चलाई है।
सोलापुर से मुंबई तक लगभग 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र इन्होंने तय करा है। दूरी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? डेविड फेरर को, फ्रैंक कैरमोड को, सेहान करुणा तिलक को या जॉर्जी गोस्पोडिनोव को? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। तो कौन है इसमें? कौन है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 वाला है ये, 2023 वाला इसी वर्ष का, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब का? 2023 का। किसको दिया गया है? तो देखो किसको मिला है ये पुरस्कार। तो बेटा ये पुरस्कार मिला है, एक लेखक हैं, उनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ये नाम थोड़ा अटपटा रहेगा, याद कर लेना। जॉर्जी गोस्पोडिनोव। अब ध्यान से सुनो, ये किस देश के रहने वाले हैं? तो एक देश पड़ता है यूरोप में, बुल्गारिया। तो ये बुल्गारिया के पहले लेखक हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। बुल्गारिया के पहले लेखक जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। कहाँ के रहने वाले हैं? बुल्गारिया के। अच्छा बताओ बुल्गारिया की राजधानी? बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। क्या है? बुल्गारिया की सोफिया। अब सुनो, एक्चुअल में क्या है, ये जो जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैं, इनका एक उपन्यास है। किस किताब के लिए इन्हें मिला है? इनका एक नोवेल है, उपन्यास है, जिस किताब के लिए इनको मिला है ये अवार्ड। किताब का नाम है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर। अब ये बुल्गारिया की भाषा में है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उनको मिलता है उन किताबों को जो अंग्रेजी में लिखे हुए हों। तो इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा है? इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने करा है? इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा हुआ है? तो इस किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का काम किया है एंजेला रोडेल ने। एंजेला रोडेल। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो उनका नाम है एंजेला रोडेल। अब सवाल सुन लो, सवाल यहाँ से बन जाएंगे 3 या 4। पहला सवाल तो ये बन जाएगा कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किस देश के लेखक को दिया गया? तो बुल्गारिया। ऐसे भी सवाल पूछे लेंगे कि बुल्गारिया के किस लेखक को या किस साहित्यकार को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? बुल्गारिया के वो पहले लेखक हैं, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। उनको मिला है।
तीसरा सवाल बन जाएगा कि बताइए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस उपन्यास को दिया गया है? तो टाइम शेल्टर को दिया गया है। ठीक है। और चौथा ये पूछेंगे कि टाइम शेल्टर एक उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? एंजेला रोडेल ने किया है। ये 4-5 सवाल याद रखो, बहुत बड़ा सम्मान है, पुरस्कार है, इसलिए एग्जामिनर जरूर पूछेगा कहीं ना कहीं आपसे। ठीक है। और जब कभी नाम अटपटा होता है ना लेखक का या किताब का, तो समझ लो वो ज़रूर ही पूछता, क्योंकि ऐसे नाम ध्यान पर अक्सर नहीं रहते, उतर जाते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। अच्छा, हिंदी की पहली लेखिका जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, हिंदी की पहली लेखिका जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, उनका नाम गीतांजलि श्री, और उनकी किताब का नाम था रेत समाधि, है ना, रेत समाधि। उसको ट्रांसलेट किया गया था किसमें? हाँ, अंग्रेजी में। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं बेटा, पढ़ो। ये कह रहे हैं एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? कह रहे हैं लुइस ए कैफरली, डेविड एटनबरो, रेना कावासाकी, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। पुरस्कार का नाम क्या है? एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार किसको दिया गया है ये बताना है। 4 विकल्प हैं, लुइस ए कैफरली, डेविड एटनबरो, रेना कावासाकी, या इनमें से कोई नहीं। पहला तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो एबल पुरस्कार है, एबल पुरस्कार, एबल या एबेल पुरस्कार, क्या कोई मुझे बताएगा कि एबेल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बेटा क्षेत्र हो जाएगा इसका गणित। और पता है आपको, कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि इसे गणित का नोबेल कहते हैं। गणित का नोबेल किसे कहते हैं? हालांकि गणित में नोबेल नहीं मिलता, नोबेल के समान। ठीक है। तो किस पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं? बोलो। एबल पुरस्कार को। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहते हैं। इस बार ये किसे मिला है? 2023 में ये मिला है किसे? 2023 में किसको दिया गया है? तो एक गणितज्ञ है जिनका नाम है लुइस ए कैफरली। किसको मिला है? किसको दिया गया है ये? लुइस ए कैफरली। और लुइस ए कैफरली एक गणितज्ञ हैं, कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं ऐसे भी पूछ लेगा। दक्षिणी अफ्रीका के। दक्षिणी अफ्रीका के गणितज्ञ लुइस कैफरली को 2023 का एबल पुरस्कार मिला है। अच्छा बताइए, किसको गणित का नोबेल कहते हैं? गणित का नोबेल किसे कहते हैं भैया? तो एबल पुरस्कार या एबेल पुरस्कार को। एबेल पुरस्कार को हम क्या कहते हैं? गणित का नोबेल कहते हैं। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। अब सवाल बन गए, देखो 3-4 सवाल यहाँ से बन गए। किस पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं? एबेल पुरस्कार। दूसरा सवाल, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। तीसरा सवाल, 2023 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? लुइस कैफरली को। चौथा सवाल, हाँ, कि 2023 का गणित का एबेल पुरस्कार या एबेल पुरस्कार किस देश के व्यक्ति को दिया गया है? तो दक्षिणी अफ्रीका के। नाम है उनका लुइस ए कैफरली। ठीक है। ये ऐसे पुरस्कार हैं सामान्यतः लोग या बच्चे उनको याद नहीं करते, और एग्जाम में यही मिलेंगे। सखारोव पुरस्कार, एबल पुरस्कार, ठीक है, यूएनओ का फ्रीडम पुरस्कार,
ये अटपटे नाम होते हैं ना, कोई याद नहीं करना चाहता। पेपर में यही आ रहा है, अब नहीं पूछ रहे सरस्वती सम्मान है ना, या क्या नाम है, व्यास सम्मान है ना, बिहारी पुरस्कार, ये कहाँ आ रहे हैं अब, बहुत कम मिल रहे हैं देखने के लिए। चलिए अगला सवाल कह रहा है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, यह किसे दिया गया है? स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2023। ऑप्शन 4 हैं मैलोरी ब्लैकमैन, CR राव, इगोर किलमेंको और एंड्रिया रिनाल्डो। ठीक है, तो ये मिला है एंड्रिया रिनाल्डो को। कौन सा सम्मान है ये? आपने एक नाम सुना होगा, भारत में किसे जल पुरुष कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। उन्हें भी स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार मिला था, राजेंद्र सिंह, उन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। उन्होंने जल के संरक्षण के लिए काम किया था। ठीक है, तो ऐसे ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है एंड्रिया रिनाल्डो, इनको मिला है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार। कब का? 2023 का। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2023। पहले मुझे एक बात बताओ, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब वाटर लिखा हुआ है तो वाटर के क्षेत्र में, मतलब जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए ये सम्मान दिया जाता है। अच्छा बताओ 2023 में किसे मिला है? 2023 में किसको दिया गया है? तो एंड्रिया रिनाल्डो। किसको दिया गया है? एंड्रिया रिनाल्डो। अच्छा, ये एंड्रिया जो रिनाल्डो हैं वो किस देश से हैं? तो वो है इटली से। अच्छा, कोई बताएगा इटली की राजधानी क्या है? रोम। तो एंड्रिया रिनाल्डो कहाँ से आती हैं, कहाँ से हैं ये? इटली से। अच्छा एक बात बताओ, किसको जल का नोबेल कहा जाता है? हालांकि नोबेल पुरस्कार जल के क्षेत्र में दिया नहीं जाता, तो नोबेल के समान किसे जल का नोबेल कहा जाता है? तो कोई पूछने लगे जल का नोबेल, जल का नोबेल किसे कहते हैं भैया? तो जल का नोबेल कहते हैं स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार को। और गणित का नोबेल बोलो, एबेल को कहते हैं, एबेल पुरस्कार को। और एबेल पुरस्कार किसे मिला था? लुइस ए कैफरली को। कहाँ के वो? दक्षिणी अफ्रीका के। और एंड्रिया रिनाल्डो को कौन सा सम्मान मिला है? स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार। और वो कहाँ से हैं? इटली से। ठीक है, ये जितने भी पुरस्कार हैं समझ लीजिए एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे हैं। एग्ज़ामिनर यहीं से सवाल पूछता है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या पैट वैट का एग्ज़ाम देंगे वो इसके लिए तैयार रहें, यहाँ से सवाल बनेंगे ज़रूर। चलिए अगला सवाल क्या है भैया? अगले सवाल को देखें हम तो अगला सवाल लिखा हुआ है टाइलर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? टाइलर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? डैनियल पाउली, बी में है राशिद सुमेला, सी में है ए और बी, मतलब ए और बी दोनों विकल्प सही हैं, या इनमें से किसी को नहीं दिया गया है। टाइलर पुरस्कार 2023। अच्छा कोई बताएगा कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? पर्यावरण। पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार। कौन सा? टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बेटा टाइलर पुरस्कार, दो तीन बातें इसके बारे में भी देख लें। टाइलर पुरस्कार
2023। क्षेत्र जरूर याद कर लें, कभी कभी क्षेत्र आ जाते हैं। तो किस क्षेत्र में दिया जाता भैया? तो क्षेत्र है पर्यावरण। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए। अच्छा, 2023 में किस किस को मिला है? 2023 में ये 2 लोगों को मिला है। एक का नाम है डैनियल पाउली और दूसरों का नाम है राशिद सुमेला। डैनियल पाउली जो हैं वो रहने वाले हैं बेटा फ्रांस के, इन्हें संयुक्त रूप से मिला एक साथ। और राशिद सुमेला रहने वाले हैं कनाडा के। कहाँ के? कनाडा के। तो कनाडा के राशिद सुमेला और फ्रांस के डैनियल पाउली को टाइलर पुरस्कार दिया गया है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण में ये सम्मान दिया जाता है, टाइलर पुरस्कार। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल। जल संरक्षण में दिया जाता है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगले सवाल में क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? मतलब 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, उन पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर तो अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल, अल्लू अर्जुन, सलमान खान। तो अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा पिक्चर के लिए। ठीक है, हाँ। तो 2 बातें पहले तो इसमें याद रखिए। हाँ, 2 बातें याद रखिए यहाँ से। देखो, अगर वो कहता है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे बेस्ट एक्टर, है ना। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन। और पीछे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, हाँ, पिक्चर का नाम है पुष्पा। है, डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है ना, टेढ़े हो के लोग चलन लगे पुष्पा का नाम सुनते ही है। तो ये तो बने हैं सर्वश्रेष्ठ एक्टर अल्लू अर्जुन। पुष्पा पिक्चर के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, हाँ, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। अच्छा बताओ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्चुअल में क्या हुआ है कि अभिनेत्री 2 हैं जिनको संयुक्त रूप से दिया गया है। तो एक तो है आलिया भट्ट, ठीक है। आलिया भट्ट की एक पिक्चर आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी। और एक है कृति सेनन की एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था मिमी। तो कृति सेनन और आलिया भट्ट दोनों को संयुक्त रूप से 69वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। तो बेस्ट एक्टर एक ही हैं, अल्लू अर्जुन, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो 2, हाँ, अभिनेत्रियों को दिया गया है। एक है आलिया भट्ट, फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी, और एक है कृति सेनन जिनकी पिक्चर थी मिमी। ठीक है, तो मिमी पिक्चर में उन्होंने बेस्ट एक्टर का काम किया है और गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट ने
बेस्ट एक्ट्रेस का काम किया है, इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। कौन से नेशनल अवार्ड में? ये राष्ट्रीय खेल है हमारे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं ये, है ना। हाँ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वो होते हैं जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कह रहे हैं, और मुझे लगता है ये सवाल आएगा, ये वाला, वो आए या ना आए, लेकिन ये वाला सवाल जरूर आएगा। सवाल क्या है उसको पढ़ते हैं कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के अवार्ड के लिए चुना गया? यह अवार्ड वो दिया गया। RRR, पुष्पा, रॉकेटरी, द नंबी इम्पैक्ट, द कश्मीर फाइल्स। क्या आंसर होगा? तो एक पिक्चर है रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट। इस पिक्चर को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, और ये एक साइंटिस्ट के जीवन पर आधारित है। ठीक है। हाँ, R माधवन जो है शायद उसके डायरेक्टर हैं, निर्देशक मतलब उसके वही है, उन्होंने उसको निर्देशित भी किया है और उसमें एक्टिंग भी की है। तो एक वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है, इसलिए ये जो है अवार्ड या सवाल आपके लिए आ सकता है। तो देखो हम बात कर रहे हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। इनमें देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया जाएगा। फिल्म का नाम है रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट। तो एक तो याद ये रखिए, एक सवाल और आपको याद रखना पड़ेगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी बनी है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एक हिंदी मूवी आई थी, इसका नाम था सरदार उधम, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म थी, इसको मिला है। अच्छा बताओ, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, जो बेस्ट डायरेक्टर बने हैं, वो अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है निखिल महाजन को। कौन है? निखिल महाजन। तो बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन, बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन, बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म सरदार उधम सिंह, और बेस्ट फीचर फिल्म तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला अवार्ड मुझे लगता है ये वाला सवाल जो है एग्जामिनर कहीं ना कहीं ज़रूर रखेगा, क्योंकि जब ऐसे ऑप्शन बनकर आएंगे, RRR भी खूब चर्चाओं में थी, है ना, पुष्पा भी, कश्मीर फाइल्स भी। ठीक है। तो ऐसे में बच्चा जो सोचता वो सोचेगा ये 3 नामों में से कोई एक नाम होगा, ऐसा नहीं है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? देखो जब ये रिकॉर्ड बनते हैं ना, तब वो रिकॉर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं, रिकॉर्ड ही आते हैं। ठीक है। तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाला
सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? समीर वानखेड़े, आयुष्मान माखीजा, अंशुमन झिंगरन या इनमें से कोई नहीं। तो ये बने हैं अंशुमन झिंगरन, है ना। सबसे कम उम्र है, लगभग 18 साल की इनकी एज है, और उस एज में इन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है, बना लिया है। ठीक है, तो देखो एक हेडिंग बनाएंगे, नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल, अच्छा देखें कि नॉर्थ चैनल की स्थिति कहाँ है, नॉर्थ चैनल है कहाँ, अभी बताएंगे नक्शे में भी आपको। नॉर्थ चैनल कहाँ है? तो यह है बेटा, हाँ, स्कॉटलैंड व उत्तरी आयरलैंड के बीच। स्कॉटलैंड व उत्तरी आयरलैंड के बीच में है ये नॉर्थ चैनल। देखो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय है। नॉर्थ चैनल को, अब चैनल को पार जहाज या नाव से नहीं, तैर कर, नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय है। पहले भारतीय जिन्होंने नॉर्थ चैनल को तैरकर पार किया था उनका नाम था एल्विस अली हजारिका। एल्विस अली हजारिका। ये सवाल पुराना है, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई नया सवाल बनता है ना, तो उसका जो पुराना वर्जन होता है वो उठा लिया जाता है कि बताओ नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो एल्विस अली हजारिका। अब सवाल ये है कि नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति, सबसे कम उम्र का व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने नॉर्थ चैनल को पार करा है, जिनकी उम्र सबसे कम है। तो वह है अंशुमन झिंगरन। कौन है? अंशुमन झिंगरन। और इनकी उम्र जो है, हाँ, तकरीबन 18 साल है। 18 साल की उम्र है। मुंबई के हैं। मुंबई कहाँ पड़ता है बेटा? मुंबई के रहने वाले हैं। 18 वर्ष की इनकी उम्र है। अच्छा एक सवाल बताओ, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय है मिहिर सेन। उन्होंने इंग्लिश चैनल को सबसे पहले तैरकर पार किया था, उनका नाम था मिहिर सेन। और यह है नॉर्थ चैनल। जैसा भारत में देखते हो 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ऐसी है नॉर्थ चैनल, इंग्लिश चैनल। ठीक है, नॉर्थ चैनल किस किस के बीच में पड़ता? तो स्कॉटलैंड व उत्तरी आयरलैंड के बीच में जो समुद्र का मार्ग है, रास्ता है, संकीर्ण रास्ता, उसे चैनल कहते हैं। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? एल्विस अली हजारिका। और नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, वो भी विश्व में, किसमें? पूरी दुनिया में इतनी कम उम्र का कोई भी आदमी नॉर्थ चैनल को तैरकर पार नहीं कर पाया। तो उनका नाम क्या है? अंशुमन, हाँ, झिंगरन। और वो कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के हैं। 18 साल उनकी उम्र है। तो दुनिया में सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्होंने नॉर्थ चैनल को तैरकर पार किया है ना, उनका नाम देखो। मैं पहले आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि नॉर्थ चैनल जो है वो कहाँ पर है। नॉर्थ चैनल जो है, हाँ, वो कहाँ पर है।
ये जो मैप है देखो, ये आइसलैंड है, ये लिखा गया आइसलैंड। ये आयरलैंड है, इसका उत्तरी हिस्सा। तो उत्तरी आयरलैंड और आइसलैंड के बीच में जो आप जगह देख रहे हैं, ये बीच का रास्ता क्या कहलाता? नॉर्थ चैनल कहलाता। और यहाँ तैरकर पार करना बहुत ख़तरनाक रिस्की काम है एक्चुअल में। कोई एक तो यहाँ पर पानी बहुत ठंडा होता, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र लग गए नहीं लग गए, ठीक है, यहाँ पानी बहुत ठंडा होगा। दूसरा यहाँ जो जेलीफिश मछलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इस रिस्क को लेते हुए उन्होंने नॉर्थ चैनल को पार करा, वो भी सबसे कम उम्र में। तो ऐसे सवाल एग्जामिनर मालूम कर लेता, ठीक है। चलो फिर देखते हैं बेटा, फिर बाद में।